गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अब्बास एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो उसका सॉल्यूशन आज हम करने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्री को समझा और ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को समझा, आइडेंटिटीज़ कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं, इट मीन्स डेराइव करना सीखा उन्हें। और लगभग जितनी भी चीज़ें आपको ज़रूरत है 10th क्लास के सिलेबस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो वो सब हम कर चुके हैं। अब सवाल उठता है क्वेश्चंस को सोल्व करने का। हमने कुछ क्वेश्चंस फॉर एन एग्जांपल सोल्व भी किए थे, तो अभी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आपकी सोल्व करते हैं। आपको आइडिया भी लग जाएगा और साथ के साथ आपका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। सॉल्यूशन का मतलब कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। आई मीन टू से दैट ऐसा नहीं है आप सॉल्यूशन देखें और इसे नोटबुक पे कॉपी कर लेना। आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन को समझना है। तो मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको क्वेश्चन को समझा दूँ, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कराना है, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हो आप। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपके पास कि एक ट्राइंगल है ए बी सी जो कि राइट एंगल है बी पे। तो ये कहानी क्लियर हो गई कि राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री इट्स ऑल अबाउट द ट्राइंगल एंड स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो पूरा खेल इसका राइट एंगल ट्राइंगल का ही है, ठीक है ना। चलो, तो ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, बी पे राइट एंगल है। ए बी और बी सी दोनों की लेंथ आपको पूरी गिवन है। पूरी से मेरा मतलब है कि सेंटीमीटर्स में गिवन है, रेशो नहीं है, पूरी साइड गिवन है। ओके, खैर दो चीज़ें आपको ले दे करके निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में आपको करना है साइन ए कॉस ए और दूसरे पार्ट में आपको निकालना है साइन सी कॉस सी। इन दोनों में देखो जो क्वेश्चन में आपको गिवन है वही आपका हिंट है, ठीक है ना। और जो आपको पूछा है वहीं से आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअली करना क्या है। अब साइन कॉस ले देखिए, आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं साइन और कॉस जो आपको सोल्व करनी है। तो मैंने आपको बताया ही था, क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद है ना। ओके, तो साइन को अगर मैं देखता हूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होना चाहिए, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये साइन हो गया ना पहले वाला। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होना चाहिए। कॉस आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस होना चाहिए। लेकिन एंगल दोनों कंडीशन में चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे एंगल ए है और यहाँ पे एंगल सी। अब एंगल चेंज होने से क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसका मतलब ही है फ्रेंड्स कि अगर ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल ए है और ये एंगल लेट्स से बी है हमारा राइट एंगल, तो ये है हमारा सी, ठीक। अब होना क्या है, अगर मैं एंगल ए लेता हूँ तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, लेकिन अगर मैंने एंगल ये लिया तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। बात पकड़ में आ रही है। यानी कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं। Is it clear? It depends on what? It depends on the angle whichever you are going to select. Is it clear? चलो, तो ये सब कहानी समझने के लिए हमें क्या करना है, छोटा सा ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी एक बार में, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। एक्चुअली छोटा सा एक ट्राइंगल गिवन है हमें, ठीक है। तो इस छोटे से ट्राइंगल में जो कि राइट एंगल्ड है बी पे, ट्राइंगल है ए बी और सी। तो अगर मैं ये एंगल ए लेता हूँ तो मेरा परपेंडिकुलर बी सी बन जाएगा, लेकिन बेस ए बी रहेगा। लेकिन अगर मैंने एंगल सी लिया तो मेरा परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, लेकिन बेस बी सी रहेगा। बात पकड़ में आ रही है। तो अभी ए बी की जो लेंथ आपको गिवन है वो कितनी गिवन है, वो 24 सेंटीमीटर गिवन है। इसी तरीके से आपको जो बी सी की वैल्यू गिवन है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर गिवन है। बात पकड़ में आई। खैर, ऐसा करने के बाद आपको निकालना है या तो साइन ए। अगर साइन ए मुझे निकालना हो तो आप जानते हैं साइन इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, मैं एंगल कौन सा ले रहा हूँ, ए ले रहा हूँ। तो परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, बी सी होना चाहिए। बी सी की लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो इट शुड बी, यू विल राइट बी सी अपॉन एंड हाइपोटेनियस विल बी ए सी। तो जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो अब देखो ध्यान से, अब प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने बी सी की जगह 7 लिखा, कोई बात नहीं जी, लेकिन ए सी की जगह क्या लिखेंगे, तो ए सी मिसिंग है। अब जो मिसिंग है इसी को निकालना, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये 24 है हमारे पास, ये 7 है। एक्चुअली ये आपके पास ए है, ये बी है, ये सी है, हम राइट। तो आपको निकालना क्या है, ए सी। तो किसका यूज़ करेंगे, पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहती है कि जो ए सी है इसका जो स्क्वायर है वो इक्वल होना चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि 24 स्क्वायर प्लस
7 स्क्वायर, और इधर जो स्क्वायर है वो इधर कैसे हो जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों को जब आप सोल्व करेंगे तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर विल बी व्हाट, 24 स्क्वायर विल बी 576 एंड 7 स्क्वायर विल बी 49। अब आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, ले दे करके वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 625। स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप सबको पता ही है, इट शुड बी 25। इतनी बात पकड़ में आ गई। खैर, ले दे के कहानी ये बनती है कि आपके पास एक ट्राइंगल आ गया जिसमें ये साइड है आपके पास 24, ये है 7 और ये है 25, ये है A, ये B और ये C। जैसे ही आप यहाँ तक पहुँचे उसके बाद आपका क्वेश्चन बस मानो हो ही गया है। तो जैसे ही आपको वैल्यू निकालनी है साइन ए जो कि इक्वल होता है, क्योंकि ए ले रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या ले रहा हूँ, ए ले रहा हूँ, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन परपेंडिकुलर क्या लेना है आपकी बार, द एंगल चूजन, द साइड अपोजिट टू द एंगल चूजन, यानी कि बी सी, तो इट विल बी 7 अपॉन। अब मुझे साइन ए की वैल्यू निकालनी है, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या आना चाहिए, हाइपोटेनियस आना चाहिए, और हाइपोटेनियस क्या है 25। बात पकड़ में आ गई, ये हुआ पहला आंसर। इसके बाद दूसरा आंसर देखते हैं। तो सवाल उठता है कॉस ए निकालने का, ए बी सी, कॉस निकाल रहा हूँ लेकिन ए निकाल रहा हूँ सिर्फ, है ना। तो ध्यान से देखो, ये होता है आपका क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस ए की जब बात चल रही है, ए की जब बात चल रही है तो बेस क्या होगा, ए बी, और ए बी कितना था हमारे पास 24, हाइपोटेनियस कितना, दैट रिमेन्स द सेम, हाइपोटेनियस तो वही है वही 25। तो ये आ गई कॉस ए की वैल्यू, बात पकड़ में आ गई, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, अब कहानी को देखो ज़रा, ट्राइंगल वही है, ए बी सी, साइड्स वही हैं, लेकिन एंगल बदल चुका है। अब आपको साइन सी निकालना है। तो ध्यान से देखो, साइन का मतलब तो वही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन परपेंडिकुलर कौन सा होगा ये एंगल बताएगा, और एंगल क्या है आपका सी, तो परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, ए बी। तो इट शुड बी नाउ व्हाट, इट शुड बी ए बी अपॉन ए सी, दैट मीन्स 24 अपॉन 25। बात समझ में आ रही है। इसके बाद क्या निकालना है आगे पता ही है आपको, कॉस सी। तो जैसे ही आप कॉस सी निकालने की कोशिश करेंगे, एंगल सी है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या होगा, बी सी, दैट इज 7 अपॉन हाइपोटेनियस कितनी है आपके पास, दैट इज 25। इज इट क्लियर। तो ये आ गया आपका सेकेंड आंसर, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। बात समझ में आ गई। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, अब आपको एक ट्राइंगल गिवन है, यानी कि फिगर आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। फिगर क्या है आपके पास 8.13, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इस फिगर की, दिस वन। तो ये जो फिगर है आपके पास, इसमें आपके पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, जो कि राइट एंगल है क्यू पे। पी क्यू की लेंथ आपको गिवन है कितनी, 12, और पी आर की लेंथ कितनी है, 13। पूछा क्या क्या है आपसे, आपको tan p माइनस कोट r निकालना है, यानी कि आपको tan p की वैल्यू निकालनी है, फिर कोट r की निकालनी है। देखो अब ध्यान से समझो, tan का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट का मतलब क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एक्चुअली रेसिप्रोकल होता है tan का, ठीक है। खैर दोनों ही कंडीशन में इसकी तो ज़रूरत हमें पड़नी है, ये तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहला काम है हमारा पाइथागोरस लगा करके इस वाली साइड को निकालना। कैसे निकालेंगे, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से समझो बात को ध्यान से। आपने क्या करना है, आपने एक्चुअली लिखना है कि पी आर का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होना चाहिए पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये बनती है ना कहानी। अब यहाँ से आप क्यू आर निकाल रहे हैं तो ये पी क्यू इधर माइनस में आ जाएगा और ये स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है जी क्यू आर। क्यू आर क्या होगा, अंडर रूट लग जाएगा और हाइपोटेनियस में से रिमेनिंग, मतलब जो दूसरी साइड जो गिवन है आपको वो माइनस हो जाएगी, स्क्वायर सुन के माइनस हो जाएंगे। तो कहानी बनेगी कुछ ऐसे कि 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा होने के बाद अब आपके पास दो तरीके हैं, क्या करना है आपने, या तो 13 का स्क्वायर निकालो, उसमें से माइनस करो 12 के स्क्वायर को, यानी कि 169 माइनस 144, ऐसे कर लो। दूसरा तरीका क्या है, दोनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो आप जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आप ऐसा करते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखो आपको हमेशा जब भी आप सोल्व कर रहे होंगे तो ब्रैकेट में रीज़न देना
ज़रूरी है। बात पकड़ में आ रही है? तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो भी आइडेंटिटी आप यूज़ कर रहे हैं, यू हैव टू राइट इट, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यू हैव टू राइट इट। खैर, तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर विल बी 13 प्लस 12 इंटू 13 माइनस 12, तो 13 माइनस 12 तो 1 ही हो गया। 13 प्लस 12 विल बी वॉट? 25। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 विल बी वॉट? 5। तो ले दे के क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5 आ गई जी। जैसे ही नीचे वाली वैल्यू आ गई, अब आगे चलते, निकालना क्या था? 10p। तो जब आप 10p की वैल्यू निकालेंगे तो 10 का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन एंगल कौन सा है? एंगल पे फोकस करो, p। अगर एंगल p है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? QR। इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी QR अपॉन PQ, यानी कि 5 अपॉन 12। बात पकड़ में आ गई? चलो आगे चलते हैं। कॉट R की वैल्यू निकालनी है, तो कॉट किसके इक्वल होता है? कॉट होता है जी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन एंगल कौन सा है जरा उस पर फोकस करो। एंगल ये है जी। अगर एंगल ये है तो बेस क्या होगा? बेस ये बन जाएगा आपकी बार। पहले परपेंडिकुलर था क्योंकि एंगल ये था, अब ये बेस है क्योंकि एंगल ये है। बात समझ में आ रही है? यही लॉजिक है इस एक्सरसाइज में, और कुछ नहीं है। तो ऐसा करने के बाद कहानी बनती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 5 अपॉन 12, तो ये हो गया 5 अपॉन 12। दोनों के बीच में क्या साइन है? माइनस का साइन है, लगा दिया जी। लगाने के बाद की कहानी समझ में आ गई होगी, दोनों कैंसिल, आंसर विल बी 0। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2, नथिंग एल्स। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं आपको साइन ए, यानी कि एक रेशो गिवन है आपको, दैट इज साइन ए 3 अपॉन 4। आपको निकालना क्या है? आपको कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। अब इसे ज़रा ध्यान से समझो, जो लॉजिक हमने पहले यूज़ किया वही सेम लॉजिक है, बस आपको कॉस ए और टेन ए की वैल्यूज़ निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे वो समझो। तो क्वेश्चन को समझने के लिए एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास ए है, ये बी है, ये सी है। अब आपको जो गिवन है दैट इज साइन ए इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू 3/4। तो अगर साइन ए की वैल्यू 3/4 है, जो कि होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अगर हम रेशो की बात करें, हम राइट। अब देखो ध्यान से, यानी कि अगर मैं कॉमन रेशो x मान लेता हूँ तो मेरा परपेंडिकुलर बन जाता है 3x। क्या बन जाता है? 3x। और हाइपोटेनियस क्या बन जाती है? 4x। इज इट क्लियर? अब पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से अगर मैं देखता हूँ तो AC की जो मेरी वैल्यू है वो इक्वल्स टू अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर, दैट इज़ 4x का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 16x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, यानी कि 9x स्क्वायर। बात पकड़ में आ गई? इतना करने के बाद अभी 16 माइनस 9 विल बी वॉट? 7। तो ये ले देगा, क्या बन गया? 7x स्क्वायर। तो आपकी जो AC की वैल्यू आ जाती है वो क्या आ जाती है? अंडर रूट 7x स्क्वायर। इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? इट इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट 7x। ये बात पकड़ में आ गई? तो ले दे के हमारे पास जो AC है उसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 7 और कॉमन रेशो x हमारी चली रही है। डन। इतना होने के बाद अब आप इसे ऐसे समझो कि आपके पास एक ट्राइंगल है जिसका परपेंडिकुलर आपको मिल गया है, दैट इज़ 3x, जिसका बेस भी आपने निकाल लिया। ले दे के क्या आ गया? अंडर रूट 7x, और जिसकी हाइपोटेनियस थी 4x। ठीक है, अब निकालना क्या है? क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे? क्वेश्चन में पूछा है आपसे कॉस ए टेन ए। तो कॉस ए की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन, अभी हमने ए इसको माना हुआ है, ठीक है ना, ए हमने इसको माना हुआ है। तो कॉस किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या होगा? अंडर रूट 7x अपॉन हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास? 4x। डन। ये दोनों कैंसिल, तो ले दे के क्या बचा? ये बचा हमारे पास अंडर रूट 7 अपॉन 4। इसी तरीके से आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है 10a की। अब इसे देखो ध्यान से, निकालनी है 10a। तो 10a किसके इक्वल होता है? 10a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? 3x, क्योंकि एंगल ए है, और बेस कितना है? अंडर रूट 7x। बात पकड़ में आ गई? ये दोनों कैंसिल, तो क्या बन गया? 3/√7। आप इसे यहीं छोड़ सकते हैं या चाहो तो
रैशनलाइज़ कर सकते हैं। खैर मैं दिखा देता हूँ रैशनलाइज़ कैसे करना है। अगर आपके पास वैल्यू 3/√7 है और आप इसे रैशनलाइज़ करना चाहते हैं तो √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर में आप कर चुके हैं। तो इसे करने के बाद आंसर क्या बनता है, तो ये होता है एक्चुअली 3√7/7। यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं या फिर आप 3/√7 पे भी छोड़ सकते हैं, ये डिपेंड करता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। तो कुछ बच्चे हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 15 cot A इज इक्वल्स टू 8 गिवन है, आपको पूछा है आपसे साइन A और सेक A। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन की तरह है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो कोई डरने की बात नहीं है। करना क्या, 15 cot A का मतलब ही है कि 15 मल्टीप्लाई टू cot A इक्वल्स टू 8। अब अगर ये इधर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये ले दे के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cot A इज इक्वल्स टू 8/15। बात पकड़ में आ गई। तो जैसे ही आपने ये बात पकड़ ली कि cot A इज इक्वल टू 8/15 और पूछा है आपसे साइन A और सेक A, बस फिर आपका काम हो गया। अब इसको कैसे करना है, तो आपने देखा cot A इज इक्वल्स टू 8/15, ठीक है। तो वैसे तो आपको कॉमन रेशो मानना है। कॉमन रेशो मान करके ट्रायंगल की दो साइड आपके पास होंगी, दो में से दो आने के बाद फिर आपको तीसरी साइड निकालनी है, हम राइट, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेके। तीनों साइड जब आपके पास आ जाएंगी, आपसे इस क्वेश्चन में साइन A और सेक A पूछा है, चाहे जो मर्जी पूछ ले, आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप समझो। अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन MCQs में आ जाता है तो यू नीड नॉट टू एज्यूम इट एज द कॉमन रेशो ऑफ एक्स। आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, वो समझो ध्यान से। अब cot A किसके इक्वल होता है, cot का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट, यानी कि 10 का रेसिप्रोकल होता है। अब अगर ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है तो अगर मैं एक छोटा सा ट्रायंगल बना के इसे लिखना चाहूँ तो मान लेते हैं ये हमारे पास एंगल A है, ये B है, ये C है, एंगल A मान के चल रहे हैं हम। तो वैल्यूज़ थी मेरे पास 8/15, यानी कि 8 हो गया मेरा क्या, बेस। तो 8 क्या हो गया मेरा, बेस, और 15 क्या हो गया, परपेंडिकुलर। 15 क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अब निकालना क्या है, हाइपोटेनियस। तो जब आप AC की वैल्यू निकालेंगे, इट इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। बात पकड़ में आ गई। अब 15 स्क्वायर इज़ व्हाट, 225, 8 स्क्वायर इज़ व्हाट, 64। इतनी बात पकड़ में आ गई। चलो अब क्या करना है, स्क्वायर रूट चल ही रहा है इसके ऊपर, इसको सोल्व कर लेंगे। तो आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करके क्या आ जाएगा, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे इट विल बी 289। 289 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इट मस्ट बी 17, एम राइट। तो ले दे के ये 17 आ गई। अगर आप कॉमन रेशो मानते हैं तो भी ये लगभग ऐसे ही चलेगा, यानी कि एक्स चलता रहेगा साथ में। तो कुछ बच्चे पूछते भी हैं सर फिर हम कॉमन रेशो माने ही क्यों, तो इसका रीज़न ये है, अगर आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, यानी कि अगर यही क्वेश्चन आपका 2-3 मार्क्स में है, आपको सोल्व करके दिखाना है, तो ध्यान से समझो। 8/15 जो वैल्यू आपको गिवन थी, ये एक रेशो गिवन थी, है ना, बेस एग्जैक्टली 8 नहीं है ना, ये एक रेशो है। खैर अब जो रेशो होती है वो कॉमन है, तो आपको रेशो गिवन है और रेशो ही आपसे पूछी है, तो एक्स नहीं भी लेंगे तो आंसर आपका आ जाए, रेशो आपकी ठीक आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात जब सोल्व करने की आती है तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिख सकते कि AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बिल्कुल भी। क्यों नहीं लिख सकते, हमें पता ही नहीं है रेशो क्या है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, सिर्फ रेशो पता है। बात पकड़ में आ गई। खैर लेकिन अगर ये MCQs में है, आपको डायरेक्ट सोल्व करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर आगे चलते हैं। तो आपके पास ट्रायंगल बन गया है, बेस आपका 8 हो गया है, हाइपोटेनियस 17 हो गई है, और आपका परपेंडिकुलर कितना हो गया है, 15। तो इस हिसाब से जो जो वैल्यूज़ आपसे पूछी हैं वो वैल्यूज़ आप डायरेक्टली निकाल लेंगे। यानी कि क्या क्या पूछा है आपसे, अब क्वेश्चन में देखें हम, आपसे सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पूछी हैं। एक आपसे पूछा है साइन A, क्या पूछा है, साइन A। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्वेश्चन में देखते ही पता चल रहा होगा, 15/17। फिर आपसे पूछा है सेक A, तो जब आप सेक A निकालेंगे, सेक आप जानते हैं कोस का रेसिप्रोकल भी होता है। खैर तो अगर आप सेक A निकालते हैं तो सेक का मतलब क्या बन जाता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस।
तो हाइपोटेनस कितना है 17 अपॉन बेस कितना है आपके पास 8। बात पकड़ में आ गई। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपने निकाल ली। सिर्फ आपसे वैल्यूज़ पूछी यानी कि रेशियो पूछिए और कुछ नहीं करना है इसमें। तो क्वेश्चन हो गया ख़त्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम देख रहे हैं लगभग क्या एग्जैक्टली सेम ही है एक्चुअली। बस ये है कि अब की बार आपसे कोई स्पेसिफिक रेशो ना पूछ के आपसे कहा है कि आपको बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालनी है और गिवन क्या है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। am I राइट? तो सेम वही फंडा लगाना है आपको। पाइथागोरस की हेल्प से तीसरी साइड निकालेंगे और जैसे तीनों साइड आपके पास आ जाएंगी तो बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आप इजीली निकाल सकते हैं। खैर चलो मैं सोल्व करता हूँ इसको। अब देखो ध्यान से। तो उसके हिसाब से हम छोटी सी फिगर बना लेते हैं। एक छोटा सा ट्रायंगल लिया हमने। ये एंगल हमारे पास थीटा है। क्या है ये? थीटा है। ट्रायंगल ABC PQR कुछ भी हो सकता है। तो ये ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया। आप लोग इस पर कुछ नंबरिंग यानी कि कुछ लिख देंगे जैसे कि ABC या PQR जो भी है। आपको ये भी बताना है कि राइट एंगल होगा किसी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स पे। खैर ऐसा होने के बाद आपको ये भी गिवन है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। लेकिन हमारे हिसाब से जो हमने सीखा है तो सेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेनियस और अपॉन बेस के इक्वल होता है। यानी कि रेशो जो है इसकी वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस है। अच्छा फिर वही सवाल उठता है, या तो आप कॉमन रेशो x मान के करेंगे अगर आपको सोल्व करना है। ये बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगर आपको सोल्व करना है, बात बोर्ड एग्जाम की है, तो यू हैव टू एज्यूम द कॉमन रेशो एज x y z। वो आप कुछ भी मान सकते हैं लेकिन आपको कॉमन रेशो मानना ही मानना है। खैर यहाँ अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ इसको सोल्व करने की तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। आप ध्यान से देखो। तो अगर हाइपोटेनियस 13 है, लगभग 13 मान लेते हैं इसको, तो हाइपोटेनियस की जगह हमने लिख दिया जी 13। चलो बेस हो गया हमारा 12। बचा क्या? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपने क्या करना है? सेम वही, यानी कि √13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी तो 1 हो जाएगा। कहानी खत्म हो गई इसकी। तो a प्लस बी की बात करूँ तो 13 प्लस 12 कितना हो गया? 25। 25 का जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो कहानी क्या बन जाएगी? 5। ये चीज़ आप खुद से सोल्व करोगे। ठीक है, ओके। तो ले देके ये आ गया जी 5। अब जैसे ही ये तीनों साइड आपके पास आ जाती हैं तो आपको बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालनी है। तो ले दे के कहानी बन जाती है। एक ट्रायंगल है हमारे पास, बेस आ गया 12, हाइपोटेनियस हो गया 13 और परपेंडिकुलर हो गया 5। अब बेस 12 और परपेंडिकुलर 5 मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया एंगल हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, थीटा। थीटा मैंने यहाँ पे मान लिया। तो बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालनी है तो साइन से स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं अगर आपको निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो गया 5/13। इसी तरीके से अगर आपको कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा तो आप वैसे भी जानते हैं सेक का रेसिप्रोकल होता है। आपको सेक गिवन था 13/12, उसका रेसिप्रोकल 12/13 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। या कॉस थीटा इक्वल किसके होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ओबियसली यही बन जाएगा 12/13। बात पकड़ में आ गई। साइन कोस 10 निकाल देते हैं। चलो जी, तो जब आप tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या बन जाएगा? 5/12। ठीक। अब अगर 3 रेशो आप निकाल चुके हैं, आप जानते हैं बाकी तीनों रेशोज इसके रेसिप्रोकल्स हैं, जिसमें से एक तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, आई एम टॉकिंग अबाउट सेक थीटा। बाकी 2 रेशोज आप निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, डन। अगर आपको कॉट थीटा निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। बात पकड़ में आ गई। खैर मैं लिख देता हूँ आप यानी कि ट्रायंगल हमारा वही चल रहा है, दैट इज़ 13, 12 एंड 5। बात आ गई साइन कोस 10 कोसेक। तो कोसेक थीटा या तो आप साइन का डायरेक्ट रेसिप्रोकल लिख देंगे, या कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये बन जाता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कहानी बन गई 13/5, डन। अब सेक थीटा निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो आप निकाल चुके हैं। तो बचा क्या? कॉट थीटा। तो जब आपने कॉट थीटा निकालना है तो दैट इज़ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 12/5। इज इट क्लियर? तो ये निकल गई सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, यानी कि एक गिवन थी और बाकी 5 हमें निकालनी थी। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, बड़ा क्यूट सा प्यारा सा क्वेश्चन है। हालांकि इसको करने के 2 तरीके हैं। एक जो मैं आपको करके बताऊंगा दैट इज़ इजी वन एक्चुअली, जो आपको करना भी है सिलेबस के हिसाब से। दूसरा तरीका सिमिलर ट्रायंगल के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। 2 अलग अलग ट्रायंगल मान लेते हैं ऐसी कंडीशन में, तो वो भी आपको नहीं करना है। वो सिमिलर ट्रायंगल जब आप कर लेंगे तो उसके बाद उसको समझेंगे। खैर, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको?
एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स का मतलब है कि दोनों में से कोई भी राइट एंगल नहीं है, कोई तीसरा एंगल राइट एंगल होगा। खैर, एक कहानी और दी हुई है, कॉस ए की वैल्यू कॉस बी के इक्वल है, ये भी गिवन है। लेकिन आपको जो प्रूफ करना है वो ये करना है कि एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल होंगे। यू हैव टू प्रूव दैट। अब चलो करते हैं इसको। तो क्वेश्चन को समझने के लिए एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन था कि ए और बी दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है। तो ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं कॉस ए की बात कर रहा हूँ तो कॉस का मतलब होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर एंगल ए है तो बेस क्या होगा, बी, और हाइपोटेनस क्या होगी, सी। बात पकड़ में आई। खैर, इसी तरीके से अगर मैं कॉस बी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो अब की बार बेस क्या बन जाएगा, ए, और हाइपोटेनस क्या रहेगी, सी। ये दोनों आपको इक्वल में गिवन है कि नहीं। सी से सी कैंसिल हुआ, बचा क्या, बी इज इक्वल्स टू ए। बी इज इक्वल्स टू ए का मतलब है कि बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, यानी कि ये दो साइड इक्वल हैं। तो आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। अब आप पूछोगे सर ये कैसे हुआ जी, कुछ नहीं लिखना। तो आपने लिखना है क्या, अपोजिट एंगल्स ऑफ व्हाट, ऑफ इक्वल साइड्स, ऑफ इक्वल साइड्स। यानी कि अगर दो इक्वल साइड्स हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जैसे, तो यू कैन राइट इट डायरेक्टली। तो हो गया ख़त्म। यानी कि आप सिर्फ 2 लाइन में इस क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हैं, और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। डन, इट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं तो देखते ही ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े हुए जो मतलब डर होता है ना बच्चों का, वो जो शक होता है कि यार थोड़ी बहुत मुश्किल होता है चैप्टर, तो वो शक थोड़ा सा यकीन में बदल जाता है क्वेश्चन को थोड़ा सा देख के। नहीं, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो। अब ऐसा है नहीं, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है, बहुत इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है और बहुत हेल्पफुल भी है ना। तो कैसे टैकल करना है क्वेश्चंस को वो हमें समझना है बस। खैर, आगे चलाते हैं अपनी कहानी को। तो आपको कंडीशन गिवन है कि कॉट थीटा आपको गिवन है 7/8। तो कॉट थीटा कितना गिवन है, 7/8। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको इवेल्युएट करना है, फाइंड करना है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है। साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट करेंगे, 1 प्लस करके सोल्व करेंगे ऊपर नीचे। इसी तरीके से यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यूज़ को इन्हें सोल्व करेंगे। ठीक करते करते जो लास्ट आप सिंप्लीफाई कर पाएँ वहाँ तक उसको छोड़ देंगे। कंसेप्ट तो हुआ जी सीधे सीधे क्लियर। सवाल उठता है करें कैसे। चलो, तो कॉट थीटा आपको 7/8 गिवन है। अब यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। लेकिन कॉट थीटा हमारे हिसाब से किसके इक्वल होता है भाई, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि अगर मैं बात करूं, कॉमन रेशो एक्स ना मान के डायरेक्ट करने की कोशिश करूं, तो बेस मेरा लगभग 7 हो जाना चाहिए और परपेंडिकुलर मेरा कितना हो जाना चाहिए, 8 हो जाना चाहिए। हम राइट। अगर ऐसा कर लेते हैं तो सवाल उठता है हाइपोटेनियस का। तो हाइपोटेनियस क्या होगी, निकाल लेते हैं जी। तो हाइपोटेनियस होगी 7² प्लस 8² का स्क्वायर रूट। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ हाइपोटेनियस निकाल रहे हैं। तो इसे जब आप सोल्व करेंगे ले दे के, तो 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64। तो 49 प्लस 64 जब आप करेंगे ले दे के कितना बन जाएगा, 113। स्क्वायर रूट चल ही रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यहीं छोड़ देंगे। यानी कि आपकी जो हाइपोटेनियस आ गई वो √113 आ गई। कुछ तो क्वेश्चन भयानक लग रहा था देखने में, ऊपर से वैल्यू भी कुछ ऐसी आ गई। खैर, हमें इससे क्या, तरीका वही रहेगा, द सेम। ओके, तो यानी कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका बेस हमारे पास 7 है और परपेंडिकुलर 8 है और हाइपोटेनियस है √113। हमें निकालना क्या है। तो अगर आप क्वेश्चन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, आप देखेंगे अगर क्वेश्चन को, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, साथ ही साथ डिवाइड में क्या है, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ऐसा देख के आपको कुछ याद नहीं आ रहा,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा। यानी कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 1 प्लस साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं यानी कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहना, माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर, तो उसे साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ये भी ध्यान रखना, कुछ बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब ही है साइन स्क्वायर थीटा, ये सिर्फ इसको लिखने का तरीका है। इसी तरीके से जब आप डिनोमिनेटर में आएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हालांकि जब आप स्क्वायर आइडेंटिटीज कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री की तो इस क्वेश्चन को और भी आसान तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें वो नहीं करना। एक्सरसाइज के हिसाब से चलें तो आपको इसे बस अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। खैर, तो इसके बाद की कहानी समझो अब क्या बनती है। ये है जी हमारे पास ट्राइंगल, ये वैल्यू है अंडर रूट में कितनी है, अंडर रूट 113, और ये 7 है, ये 8 है। डन। तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हमें साइन थीटा निकालना पड़ेगा। ये थीटा है हमारा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, साइन थीटा की वैल्यू बन जाती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 8 अपॉन अंडर रूट 113। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे तो स्क्वायर चाहिए इसका, तो स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो जब आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, और अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, दैट विल बी 113, मतलब स्क्वायर रूट हट जाएगा उससे। ये लिख लेते हैं, चलो छोड़ो, ये अंडर रूट में, ठीक है। तो ये बन गया आपका 64 और ये बन गया 113। ये आ गई साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ठीक, इसे नोट कर लो, कहीं याद रखना। आगे चलते हैं। अब अगर आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, कोस थीटा की, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट कर देते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो कोस थीटा इक्वल होगा किसके, ये होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 7 अपॉन अंडर रूट 113। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और अंडर रूट 113 का तो हमने अभी भी किया, दैट इज़ 113। अब इन दोनों वैल्यूज़ को याद रखो, एक हो गई आपके पास 64 अपॉन 113, दूसरी हो गई आपके पास 49 अपॉन 113। खैर, जब आप इसे क्वेश्चन में पुट करने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो कहानी क्या बनेगी तो आप बस डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, इट इज़ 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 64 अपॉन 113। जब अपॉन में आएंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा क्या निकाला था, 49 अपॉन 113। खैर, जब ले दे के आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 49 अपॉन 113 डिवाइडेड बाई 64 अपॉन 113। बात पकड़ में आ गई, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो 64 ही आएगा एक्चुअली। सेम इसी तरीके से इसको इससे मल्टीप्लाई 49, तो कुछ वैल्यूज इस तरीके से आ गई। इसके बाद की कहानी आप जानते ही हैं। तो ले देखिए क्या बन गया, 49 अपॉन 64। ये आपका फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको डायरेक्ट कोट स्क्वायर थीटा आपसे पूछा हुआ है, तो कॉट थीटा की वैल्यू तो आपको गिवन ही है, कहानी ख़त्म हो गई। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास, कॉट थीटा गिवन है आपको क्वेश्चन में 7 अपॉन 8, लेकिन जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 7 7 ज़ा 49 और 8 8 ज़ा 64। ख़त्म बात पकड़ में आ गई, डन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7। मूव टू द नेक्स्ट। तो अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखो ध्यान से। तो एक चीज़ तो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, यानी कि 3 cot a इज इक्वल्स टू 4। तो इसको तो हम देखते ही समझ ही गए, cot a इज इक्वल टू 4/3, यानी कि अगर यहाँ से मैं cot a निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 4/3। बात पकड़ में आ गई। अब cot किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 4 आपका बेस है और 3 क्या है आपका परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9, स्क्वायर रूट विल बी व्हाट 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 5। बात पकड़ में आ गई। यानी कि एक ट्राइंगल है जिसका बेस आपके पास क्या है 4, परपेंडिकुलर क्या है 3, और हाइपोटेनस कितना है ले देखिए 5। बात समझ में आ गई, 3 4 5। तो जैसे ही आप इतनी कहानी समझ गए, आधा क्वेश्चन तो आपने यहीं सोल्व कर लिया। खैर आगे चलते हैं। अब आपको करना क्या है,
आपको ये चेक करके बताना है कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो अजीब सा लिख रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या ये इक्वल होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के? अब इसे चेक करने के लिए क्या करना है वो देखो। तो हमें निकालना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी कि मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूँ क्वेश्चन की, ठीक है ना। क्वेश्चन में आप लोग देख लें दोबारा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए निकालने के लिए मुझे टेन ए की वैल्यू चाहिए, और टेन जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हालांकि आपको कॉट गिवन है तो उसका रेसिप्रोकल करके भी आप टेन निकाल सकते हैं, ठीक, लेकिन हम ऐसे कर लेते हैं प्रॉपर। तो टेन की वैल्यू हो जाएगी क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन टेन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए विल बी व्हाट, परपेंडिकुलर इज 3 एंड द स्क्वायर विल बी 9, द बेस इज 4, स्क्वायर विल बी 16। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, बात आई समझ में। तो टेन स्क्वायर ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज़ 9 अपॉन 16। तो कुछ नहीं करना, बस पुट कर दो यहाँ पे, यानी कि 1 माइनस 9 अपॉन 16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9 अपॉन 16। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम वगैरह लेके करेंगे या डायरेक्ट कर देते हैं, 16 वन ज़ा 16, 16 माइनस 9 विल बी वॉट 7। तो ऊपर की कहानी तो बन गई 7 अपॉन 16, और इसी तरीके से नीचे की कहानी बन जाएगी 16 वन ज़ा 16 प्लस 9 विल बी 25, यानी कि 25 अपॉन 16। ये दोनों कट, बचा क्या 7 अपॉन 25। अब इस आंसर को ज़रा याद रखो, नोट कर लो कहीं, ठीक है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो जैसे ही आप राइट हैंड साइड पे पहुंचते हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अब आरएचएस की, जिसमें वैल्यूज़ कुछ ऐसे गिवन हैं आपको कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो पहले हम कॉस ए और साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे ही आप कोस ए और साइन ए निकालेंगे, ट्रायंगल दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ट्रायंगल था आपके पास, ये वैल्यूज़ थी ले दे के, है ना। तो जब आपको कॉस ए निकालना है, क्या निकालना है, कॉस ए, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4 अपॉन 5, लेकिन मुझे यहाँ भी स्क्वायर चाहिए तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर भी निकाल सकता हूँ, दैट इज़ 4 4 ज़ा 16 डिवाइडेड बाई 5 5 ज़ा 25, डन। इसी तरीके से साइन स्क्वायर ए निकाल लेते हैं। तो जब आप साइन स्क्वायर ए निकालेंगे, ये हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 3 3 ज़ा 9 अपॉन 5 5 ज़ा 25। बात पकड़ में आ गई, ओके। जैसे ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ गई, इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यानी कि वैसे तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि 16 अपॉन 25 में से 9 अपॉन 25 को माइनस करना है। डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ, आप देख। तो यानी कि आपके पास जो वैल्यू थी दैट इज़ कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो वैल्यूज़ पुट करेंगे। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास, 16 अपॉन 25, माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 9 अपॉन 25, ठीक। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम सेम है तो 25 ही रहेगा, ऊपर वाली वैल्यूज़ डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ले देखे क्या बन गया, 7 अपॉन 25। बात पकड़ में आई। अगर आप देखेंगे एलएचएस जब हमने सोल्व की थी तो उसका क्या आंसर आया था, 7 अपॉन 25। देखो फ्रेंड्स, इसमें ऐसा बिल्कुल मत समझो कि कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है ना, आपको मेरे साथ साथ सोल्व करना पड़ेगा, इसे ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसलिए जानबूझ के मैं इस तरीके से कर रहा हूँ ताकि आपको कॉपी पेन रखने पड़े अपने पास। साथ के साथ कर लोगे तो दोबारा प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक ही बार में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। अभी क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल बी पे है, राइट एंगल कहाँ है, बी पे है, और tan ए की वैल्यू आपको 1/√3 गिवन है। निकालना क्या है, दो पार्ट हैं आपके पास। पहला साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसको सोल्व करना है। फिर दूसरी कंडीशन में कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इनका मतलब ये कि मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, यानी कि कॉस ए और कॉस सी की मल्टीप्लाई है। फिर माइनस करना है साइन ए इंटू साइन सी को। बात पकड़ में आ गई, डन।
अब जैसे ही आपने देखा tan a की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है 1/√3। अगर tan a 1/√3 है तो हम अपने हिसाब से देखते हैं ज़रा एक्चुअली tan a होता किसके इक्वल है। तो tan a जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है, यानी कि कहानी कुछ ऐसे बन रही है, परपेंडिकुलर लगभग 1 है और बेस लगभग √3 है। ये मत लिख देना परपेंडिकुलर 1 है और बेस √3 है, ठीक है ना। ये मैं किस हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको कॉमन रेशो x माननी है तब सोल्व करना है, फिलहाल मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। खैर, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एक ट्राइंगल मेरे पास है जिसमें परपेंडिकुलर लगभग 1 है और बेस लगभग √3 है। ठीक, अगर मुझे हाइपोटेनस निकालनी होगी तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। इसे जब आप सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 3 यानी कि 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, यानी कि हाइपोटेनस कितनी आ गई 2 आ गई। बात पकड़ में आई। तो ले दे के आपके पास एक ऐसा ट्राइंगल बन जाता है जिसमें आपका बेस है √3, परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेनस कितनी हो गई 2 हो गई। डन। अब चलते हैं आगे, निकालना क्या। तो हमने छोटा सा ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया है ABC, जो कि राइट एंगल है कहाँ पे B पे। तो अगर मैंने एंगल A को A के हिसाब से चला, क्योंकि tan A हमें गिवन था, तो उस हिसाब से हमने हाइपोटेनस निकाल ली, कितनी आ गई 2 आ गई। अब ले देखिए दोनों पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखो दोबारा। ठीक, तो आपको जो वैल्यूज़ निकालनी है sin A cos C या sin C cos A, तो ले देखिए आपको साइन और कोस दोनों निकालने हैं और दोनों एंगल्स के साथ निकालने हैं। मतलब अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ साइन A की, तो साइन मुझे बताएगा कि रेशो क्या है, और साइन का कहना है कि रेशो जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, और A मुझे बताएगा कि परपेंडिकुलर कौन से वाली साइड होगी। बात पकड़ में आ रही है। खैर, तो साइन A का मतलब है कि एंगल ये है तो परपेंडिकुलर होगा ये। तो साइन A क्या हो जाएगा 1/2, 1/2। डन। इसी तरीके से अगर मैं निकालता हूँ क्या साइन C, तो अब की बार होना वही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन एंगल अगर C है तो परपेंडिकुलर AB हो जाएगा, यानी कि √3/2। बात पकड़ में आ गई, √3/2। ठीक, इसके आगे की कहानी समझो। अगर आपको cos A निकालना है तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos A की अगर मैं बात करूं तो ये वाली साइड। डन। तो मतलब एंगल, तो cos A यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइड ये बन जाएगी बेस, तो ये हो जाएगा √3/2, √3/2। इसी तरीके से जब आप cos C निकालने की कोशिश करेंगे तो एंगल ये हो गया, तो बेस बन जाएगा ये, यानी कि 1/2, 1/2। बात पकड़ में आ गई। ये चारों वैल्यूज़ नोट करो अभी अपनी कॉपी पे फटाफट। तो साइन A आपके पास है, साइन C आपके पास है, cos A आपके पास है और cos C आपके पास है। ये सभी वैल्यूज़ आ गई हैं। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, साइन A इंटू कॉस C, यानी कि साइन A इंटू कॉस C, मैंने शॉर्ट में लिख दिया साइन, ठीक है। तो साइन A इंटू कॉस C प्लस क्या करना है आपको cos A इंटू साइन C, cos A इंटू साइन C, पूरा ही लिख देते हैं चलो, ठीक है। साइन A cos C, cos A साइन C, वैल्यूज पुट करनी है। अब ध्यान से देखो, साइन A की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, साइन A इज 1/2 एंड साइन C इज √3/2, यही वैल्यूज थी हमारे पास, ठीक है। तो जैसे ही आप ये वैल्यूज पुट करेंगे, यानी कि आप वैल्यूज लिखेंगे, तो साइन A की जगह आप क्या लिखेंगे 1/2, 1/2 इंटू कॉस C की वैल्यू क्या थी 1/2 प्लस इसी तरीके से कॉस A की वैल्यू क्या थी √3/2 इंटू साइन C की वैल्यू क्या थी, ये भी √3/2। और इसे जब आप सोल्व करेंगे तो बोडमास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 1 = 1, 2 2 = 4, इट विल 1/4 प्लस √3 इंटू √3, 3/4। डिनोमिनेटर से मैं डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, 3 + 1 4, 4/4 गिव्स यू व्हाट 1, राइट।
तो पहले पार्ट का सॉल्यूशन क्या हो गया आपका 1। डन। आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट की क्या कहानी है, आपको गिवन है, मतलब फाइंड करना है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। बात पकड़ में आ रही है? यानी कि आपको इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है डायरेक्ट, और कुछ नहीं करना है। खैर, जब आप इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो देखो ध्यान से, अगर मैं बात कर रहा हूँ कॉस ए, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है, √3/2। आपने नोट किया, चेक करो। इंटू कॉस सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/2। माइनस करना साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी है, √3/2। बात पकड़ में आ गई? खैर, आपको दिखाई दे रहा है दोनों वैल्यूज सेम है, ए इंटू बी इंटू ए, तो दोनों के प्रोडक्ट भी सेम होंगे। अब दोनों के प्रोडक्ट सेम होंगे और हम इनका डिफरेंस निकाल लें तो इट मस्ट बी 0। खैर, मैं सोल्व कर लेता हूँ। तो √3 इंटू 1 √3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4, सो आंसर विल बी 0। दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड पार्ट। चलो जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। ट्राइंगल क्या है, पी क्यू आर, जो कि राइट एंगल्ड है क्यू पे। अब पी आर प्लस क्यू आर आपको 25 गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना आपको एग्जैक्ट लेंथ गिवन है, तो यहाँ पे आपको कॉमन रेशो वगैरह मानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ रेशो गिवन नहीं है, एग्जैक्ट लेंथ गिवन है। और पी क्यू आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। लेकिन समस्या क्या है कि पी आर और क्यू आर सेपरेटली गिवन नहीं है, दोनों का सम गिवन है हमें। खैर, अगर सम गिवन है, यानी कि अगर मैं आपसे जनरली पूछ लूँ कि अगर दो वैल्यूज़ को ऐड करके, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर को ऐड करके 25 आ रहा है, मान लेते हैं क्यू आर 5 है तो पी आर कितना बचेगा, 20। अगर क्यू आर 10 है तो ये कितना बचेगा, 15। यानी कि जो भी वैल्यू किसी एक लेंथ आप मान लेंगे या निकाल लेंगे, तो दूसरी वैल्यूज़ को आप कैसे निकाल सकते हैं, 25 से माइनस करके, टोटल से माइनस करके। तो मैं मान लेता हूँ किसी एक साइड को x मान लूँ, तो दूसरा हो जाएगा 25 माइनस x। यानी कि कहानी को पकड़ो कैसे करना है। यानी कि कुछ ले देगा इस तरीके का ट्राइंगल है कि पी क्यू आर ट्राइंगल है, राइट एंगल क्यू पे है। अब अगर मैं क्यू आर को x मान लेता हूँ तो पी आर की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम मुझे गिवन है। उनमें से एक अगर x है तो दूसरा 25 माइनस x हो जाना है। इसी तरीके से अब पी क्यू की वैल्यू मुझे सेपरेटली गिवन है, दैट इज़ 5, और ये सब सेंटीमीटर्स में है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सेम वही पाइथागोरस की ही हेल्प लेनी है। और वो कैसे करना है उसको देखो ध्यान से। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज़ 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर के, होना चाहिए या नहीं। चलो, इसको जब मैं ओपन करता हूँ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ 625, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 25 50 इंटू एक्स 50x। बात पकड़ में आ गई। इक्वल्स में आपका चल ही रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 25, यहाँ तक की बात पकड़ में आई। इसके बाद ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा इक्वल में, यानी कि उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको ले जाओ या उसको ले आओ। खैर, यहाँ पे जो कहानी बचती है आपकी 625 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 25। तो इस 625 को उधर ले जाएंगे तो आपके पास कहानी बची माइनस के 50x बराबर माइनस के 600। डन। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, 12 5 ज़ा 60 होता है। तो ले दे के कहानी क्या बनेगी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। बात पकड़ में आ गई। अगर x की वैल्यू 12 है तो 25 में से 12 माइनस करके कितना बचेगा, 13 बचेगा। इज इट क्लियर। तो 12, 13 और 5 ये वैल्यूज़ आ गई आपके पास। यानी कि अगर मैं ट्राइंगल बना लूँ तो आपके पास वैल्यूज़ आ गई 12, ये आ गई आपके पास 13 और ये आ गई आपके पास, ये तो गिवन थी आपको 5। डन। ये ट्राइंगल है आपके पास पी क्यू आर, ये आपका पी, ये क्यू और ये कितना था, ये था आपके पास आर। अब समझो कहानी को, आपको करना क्या है एक्चुअली क्वेश्चन में, आपको वैल्यूज़ निकालनी है साइन पी, कॉस पी और टेन पी की। तो अगर मैं निकालता हूँ, सिर्फ वैल्यूज़ निकालनी है साइन पी,
तो साइन का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो लेकिन एंगल क्या ले रहा हूँ मैं, P, तो परपेंडिकुलर कौन होगा, आर क्यू यानी कि 12 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 12 अपॉन 13। इसी तरीके से जब आप कॉस P निकालोगे तो कॉस किसके इक्वल है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन एंगल P लिया है तो बेस क्या होगा, PQ यानी कि 5, तो इट विल बी 5 अपॉन 13। बात पकड़ में आ गई। इसी तरीके से आपको tan P निकालना है। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया पहली वीडियोस में कि जो tan होता है वो साइन अपॉन कोस के इक्वल होता है, यानी कि tan P इज इक्वल टू साइन P अपॉन कॉस P। तो या तो आप डिवाइड करके निकालो डायरेक्ट, 13 से 13 गया 12 अपॉन 5 आ गया, या यहाँ से निकालो ट्राइंगल से। तो tan इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल P है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, आर क्यू कितना होगा 12, और बेस कितना है आपके पास PQ यानी कि 5। बात पकड़ में आ गई। तो इट इज़ 12 अपॉन 5। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जिसकी मैं बात कर रहा था आप सबसे। तो अब इसमें क्या है, ट्रू फॉल्स है, लेकिन आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे, कुछ बेसिक्स आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट है आपका, जो वैल्यू है tan A की वो हमेशा 1 से लेस होगी। ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी, दिमाग लगाओ। ट्रू होना चाहिए क्या, फॉल्स होना चाहिए। तो देखते हैं ध्यान से। इसको समझने के लिए आप ज़रा दिमाग लगाओ। tan A यानी कि tan कोई भी एंगल इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। डन। अब किसी भी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ तो कुछ भी हो सकती है ना, यानी कि अगर आपका अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि परपेंडिकुलर जो है आपका वो स्मॉलर है बेस से, यानी कि मान लेते हैं ये 5 है और ये 6 है, तो ओबियसली जो वैल्यू होगी वो 1 से लेस होगी। ठीक है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो 1 से लेस होगी वैल्यू, कोई समस्या नहीं है। तो आप बस मुझे इतना बताओ, क्या ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि परपेंडिकुलर 6 हो जाए और बेस 5 हो जाए? पॉसिबिलिटीज़ हैं या नहीं? बिल्कुल हो सकती है। और अगर ऐसा हो सकता है तो अब की बार ये क्या बन गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि 5 1 ज़ा 5 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। हम राइट 1.2 बन जाएगा एक्चुअली, तो 1 से ग्रेटर हो गई। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन ये कहना चाह रहा है कि tan A की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, ये गलत है। इट इज़ फॉल्स। बात पकड़ में आ गई। चलो दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, सेकंड पार्ट को समझते हैं। तो सेकंड पार्ट में कंडीशन है कि जो sec A की वैल्यू है वो 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। तो क्या ये संभावनाएं बन सकती हैं? तो sec A का मतलब ही होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉस का रेसिप्रोकल है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेसिप्रोकल हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब हाइपोटेनियस जो होती है वो तो लॉन्गेस्ट साइड होती है, यानी कि ऊपर जो भी साइड आएगी वो नीचे वाली साइड से बड़ी होनी चाहिए, और वो बड़ी है तो ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ ए, एंगल ए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा ट्रू। बात पकड़ में आ गई। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। स्टार्टिंग वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको, जब ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट की थी, ये साइन कोस tan जो हम यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली ये सब शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, है ना, एब्रीविएशंस होती हैं। तो जो कोस यूज़ करते हैं हम वो एक्चुअली कोसाइन के लिए यूज़ करते हैं, कोसाइन। ठीक, सबसे पहला आपका साइन होता है, साइन को SINE लिखते हैं, शॉर्ट में SIN लिखते हैं बस। इसी तरीके से कोसाइन को, मतलब कोसाइन की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, सिर्फ कोस होती है। बात पकड़ में आ गई। तो कोसिकेंट नहीं है ये। ठीक, तो ये क्या बन गया, फॉल्स बन गया जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। कॉट A इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड A। अब ये बड़ा ज़बरदस्त है, इसको पकड़ो। यानी कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न होते हैं बच्चों के साथ। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये भी मैंने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में क्लियर किया, कॉट A ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। इसका मतलब है कॉट आपको बताएगा रेशो कौन सी लेनी है, ए आपको बताएगा रेशो में परपेंडिकुलर बेस किसको मानना है। बात पकड़ में आ गई। तो कॉट ए एक्चुअली द वन थिंग, दे डिनोट द वन रेशो नॉट द टू। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया जी।
नेक्स्ट पे चलते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, लेकिन साइन थीटा होता किसके इक्वल है? साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू परपेंडिकुलर होगी और नीचे वाली हाइपोटेनियस होगी। तो क्या ये पॉसिबल है हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से छोटी हो जाए? बिल्कुल भी नहीं है, सरासर गलत है। बात पकड़ में आ गई? चलो, तो इस हिसाब से हमारा 11th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है एक्चुअली। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपने साथ के साथ सोल्व किया है, इट इज़ वेरी वेरी गुड एक्चुअली, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और अगर नहीं किया है साथ के साथ, कुछ क्वेरीज आपकी रह जाती हैं तो कमेंट में डाल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी सजेशन, कोई क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम है, यू जस्ट कमेंट अस, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू सॉल्व इट as soon as possible. Okay, thank you and have a nice day.